एवरीवन, वेलकम टू मेगा सॉल्वर। आज हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो का लिंक आज के हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ट्रांसफार्मर के मुख्य एलिमेंट क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। और हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। और इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का जो मुख्य एलिमेंट होते हैं वो कोर और एक वाइंडिंग होता है। ये कोर को बनाने के लिए जनरली हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल का यूज करते हैं और ये एक लेमिनेटेड टाइप का शीट होता है, यानी पतला पतला शीट होता है। बहुत सारे शीट को आपस में कंबाइन करके एक ऐसा कोर को तैयार कर लिया जाता है। और कोर का जनरली 2 साइड होता है। हम दोनों साइड में एक वायर लपेट देते हैं, यानी वाइंडिंग कर देते हैं। और जिस साइड हम करंट का सप्लाई देंगे उससे हम जनरली प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और दूसरे साइड जहाँ से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सपोज कि एक मैग्नेट है और हम जानते हैं मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक दूसरा साउथ होता है। अब इन्हीं दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। सपोज कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के फील्ड में हम कोई एक कंडक्टर रख दें, यानी करंट कैरिंग वायर को रख दें, तो इस वायर में भी ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसमें केवल एक ही बार इस वायर में केवल एक ही बार ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये वायर केवल एक ही बार इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है। सपोज कि यही वायर अगर नंबर ऑफ टाइम्स यानी बार बार इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो इस वायर में कंटिन्यूअस वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। अब एक बार बार कैसे इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर पाएगा, जब इस मैग्नेट का पोल का डायरेक्शन चेंज होगा। सपोज अभी इस मैग्नेट के इस साइड नॉर्थ पोल है और इस साइड साउथ पोल है। अब इस पोल के डायरेक्शन को अगर हम चेंज करा दें, यानी यहाँ पे साउथ कर दें और यहाँ पे नॉर्थ कर दें, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा। यानी अभी ये अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, फिर ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो हमारा एक कंडक्टर फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा और फिर से इसमें एक करंट जनरेट होगा। जैसा कि अभी देखिए यहाँ पे साउथ पोल हो गया और यहाँ पे नॉर्थ पोल हुआ, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। अभी ये क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो हमारा ये वायर जो है कंडक्टर है ये फिर से इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा और यहाँ पे फिर से ईएमएफ यानी वोल्टेज जनरेट होगा। और यही प्रोसेस कंटिन्यूस बार बार होता रहेगा, तो हमें एक कंटिन्यूस वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यही होता है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई वायर है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है एक हमारा वायर है। अब इस वायर को हम ऐसे कॉइल फॉर्म में लपेट दिए हैं। अब इसमें हम एक अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई करेंगे। जब करंट को हम सप्लाई करेंगे तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम कोई दूसरा कॉइल या वायर लेके आएंगे तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा जो हमारा कॉइल या वायर रहेगा इस पहले वाले कॉइल या वायर से कनेक्टेड नहीं होगा, फिर भी उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि इस हम दूसरे फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास ये पहला कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है। हमारा जो दूसरा कॉइल है वो पहले कॉइल से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये पहले वाले कॉइल के द्वारा जनरेट किए हुए मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में है। तो जब हम इस पहले वाले कॉइल में करंट का सप्लाई देंगे, एसी करंट को सप्लाई करेंगे, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के फील्ड में हम दूसरा कोई कॉइल ला के रखेंगे तो इस दूसरे कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारे ट्रांसफार्मर में जनरली इसी टाइप के कॉइल होते हैं। अब यदि हम अपने कॉइल को ऐसे ही डायरेक्ट रख दें विदाउट कोर के, तो हम इसमें देख रहे हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस हो जा रहा है, यानी इस साइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरा का पूरा लॉस में चला जा रहा है। इस साइड का जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरा का पूरा लॉस में चला जा रहा है और सिर्फ ओनली हम 30 to 40% मैग्नेटिक फ्लक्स को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस में ना जाए इसके लिए हम कोर को लगा देते हैं। कोर क्या करता है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सपोज कि हमारे पास ये वाइंडिंग है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और इस साइड एक सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। हमने प्राइमरी वाइंडिंग में एक एसी करंट का सप्लाई दिया। एसी करंट का सप्लाई देने पे हमारा यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। अब एक कोर क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक डायरेक्शन देगा, यानी हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स कोर से होते हुए इस सेकेंडरी वाइंडिंग में आएगा। अब ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा।
ठीक है। अब जब एक कट करेगा तो फिर इसमें भी यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ यानी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। फिर से क्या होगा कि हमारा ये जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट है यानी वेव फॉर्म में फ्लो हो रहा है, कुछ समय के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, फिर कुछ समय बाद निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। सपोज जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, और जब यही करंट हमारा पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होकर इन्हें इस साइड से इस साइड फ्लो होने लगेगा, ऐसे फ्लो होने लगेगा। तो हमारा क्या होगा, फिर से सेकेंडरी वाइंडिंग इसको कट करेगा या किसको यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को फिर से कट करेगा, और इसमें फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ यानी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। यही प्रक्रिया बार बार चलता रहता है कंटिन्यूस, और हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में कंटिन्यूस एक वोल्टेज सप्लाई मिलता रहता है। और जनरली हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसे ही हमारा एक कोर और वाइंडिंग रखा होता है, हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें वोल्टेज मिलता है। यानी एक कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज सप्लाई पावर स्टेशन से आता है, फिर ट्रांसफार्मर उस हाई पावर वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में, अब फिर लो वोल्टेज हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जनरली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। जनरली ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम जो इनपुट में वोल्टेज सप्लाई करेंगे आउटपुट में हमें वो उससे ज़्यादा वोल्टेज देगा। सपोज इनपुट में हमने यहाँ पे 100 वोल्टेज का सप्लाई दिया तो आउटपुट में हमें 100 वोल्ट से ज़्यादा का सप्लाई देगा, इसलिए हम इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम इसमें इनपुट में जो भी वोल्टेज देंगे आउटपुट में हमें उससे कम वोल्टेज देगा। अब एक ऐसे होता है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में जैसे हम जानते हैं 2 वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, दूसरे साइड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। यदि प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल कम रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और उसमें जो हम इनपुट में वोल्टेज देंगे आउटपुट में उससे हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, यानी जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ज़्यादा रहेंगे उस साइड वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। अब यही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन द प्राइमरी साइड ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी साइड, यानी प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कॉइल ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड में, तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और हमारे पास ये 2 टाइप के ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसके हमें प्राइमरी साइड में देख रहे हैं कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कम है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड में। अब यहाँ पे हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसके हम प्राइमरी साइड में देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी साइड, तो हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम जो भी वोल्टेज सप्लाई करेंगे, सपोज 100 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट में उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, यानी 100 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यदि हम 100 वोल्ट का सप्लाई करेंगे इनपुट में तो आउटपुट में हमें 100 वोल्टेज से कम मिलेगा, यानी इस वोल्टेज को कम कर दे रहे हैं, इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो जा रहा है, यानी आउटपुट में हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इसमें हम इनपुट में 100 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। लेट्स सपोज इस ट्रांसफार्मर में हम इनपुट में यानी प्राइमरी वोल्टेज हम 100 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। अब इस साइड जो नंबर ऑफ टर्न है इसे हम नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड बोलेंगे, कितना है 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी साइड 6 है। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, यानी आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना मिलेगा उसे अगर फाइंड आउट करना है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसे जनरली कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये है VS इक्वल टू NS/NP इंटू VP, जहाँ पे VS है वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू NS है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन NP है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग जो कि 3 है, इंटू VP है इनपुट वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो हमें वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी वाइंडिंग में, हम जान रहे हैं नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग 6 है और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग 3 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनपुट में हम 100 वोल्टेज का सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल गया 200 वोल्टेज। एक इसमें मिला स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जबकि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सिर्फ हम सप्लाई 100 वोल्टेज का कर रहे हैं, अब हमें आउटपुट में यहाँ पे 200 वोल्टेज मिल गया। अब यही हम यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देख लें तो ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल इन प्राइमरी साइड कितना हो गया 6, और ये हमारा सेकेंडरी साइड हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी साइड 3 हो गया। अब इनपुट में हम यहाँ वोल्टेज सप्लाई कितना दे रहे हैं, सिर्फ 100 वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हैं,
तो यहाँ पे हमें आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा इसे भी हम कैलकुलेट करने के वही फार्मूला यूज करेंगे, Vs इक्वल टू NS अपॉन NP। तो यहाँ पे हम NS की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, अपॉन NP था तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई इनपुट में वोल्टेज हम 100 वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है, 50 वोल्टेज मिल रहा है। और जबकि हमें दूसरे पहले वाले केस में कितना वोल्टेज मिला था, 200 वोल्टेज मिला था। ये हमारा स्टेप अप था, हम सप्लाई कितना दे रहे थे, 100 वोल्टेज का दे रहे थे, और यहाँ भी हम 100 वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हैं, बट हमें आउटपुट में ये सिर्फ 50 वोल्टेज ही मिल रहा है। तो हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हमने देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।